सिंपल सी बात है, अगर आप इसके सोल्यूशन पे आओगे। चलिए इसके सोल्यूशन पे आते हैं, तो हम क्या कहेंगे भाई, एक का स्लोप m है तो दूसरे का स्लोप 2m होना चाहिए। इसका मतलब जो सम ऑफ स्लोप होगा 3m। वो हो जाएगा -2h/b, और जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होगा वो हो जाएगा a/b। तो यहाँ से 3m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए। -2h/b आ जाएगी, और यहाँ से m² की वैल्यू a/b आ जाएगी। बस यहीं से m की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देनी थी, आंसर m एलिमिनेट हो जाता सर है। a/2b। बस यहीं से वैल्यू उठा के रख देनी थी, बताइए। तो यहाँ से आ जाता 4h² इक्वल टू a/2b। तो यहीं से आंसर क्या आ रहा है बताओ भाई, 3 रखेंगे ना। तो यहाँ से आंसर क्या आता है, h² इक्वल टू 9/8 ऐसा, यही बता रहे थे ना आप लोग। यस सर। तरीका एकदम सही लगाया, फिर तो समझ गए कि नहीं सब लोग। तो सीधा स्लोप का रिलेशन आपने लाइन हम पढ़ते हैं, ये पेयर ऑफ लाइन हमेशा दो लाइनों को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें एक लाइन का स्लोप m1, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है। इन्हीं दोनों के बीच का एंगल थीटा है जो हमें डिस्कस करना है। तो इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है। तो अब हमें अगर tan थीटा का फॉर्मूला पता है और दोनों लाइनें ओरिजिन से पास करती हैं, तो tan थीटा का फॉर्मूला तो हमें पता है, दैट इज m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। एम आई करेक्ट और नॉट, ये बताओ। अच्छा, अब अगर हम इस रिजल्ट को देखें तो हम इसको लिख सकते हैं m1 + m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 अपॉन 1 + m1 m2 लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। अरे हाँ या ना, बोलिए। अच्छा, अब हमें अगर इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2 होता है, तो ये तो हमें पता है कि m1 + m2 की वैल्यू -2h/b होती है, और m1 × m2 की वैल्यू a/b होती है। तो यही वैल्यू अगर हम उठा के यहाँ रख दें, तो tan थीटा का रिजल्ट कितना आ रहा है, √4h²/b² माइनस 4a/b डिवाइडेड बाई 1 + a/b। हाँ या ना। इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो 2√h² - ab अपॉन मॉड ऑफ a + b आ जाएगा कि नहीं, देखो जरा ध्यान से, हाँ या ना। तो अगर एंगल बिटवीन द लाइंस इज थीटा है, यानी कि इफ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस ax² + 2hxy + by² इक्वल टू 0 इज थीटा, तो हम क्या कहेंगे भाई, tan थीटा इज इक्वल टू 2√h² - ab अपॉन a + b। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है, ये बताओ। जहाँ पे a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ y², h का मतलब कोफिशिएंट ऑफ xy/2 होता है। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। अगर मैं आपसे कह दूं कि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो क्या रिजल्ट होगा। अब हमसे सिंपल सा थॉट ये कह दिया गया है कि जिन दो लाइनों का हम डिस्कशन कर रहे हैं वो दोनों लाइनें कैसी हैं भाई, परपेंडिकुलर है। दोनों लाइनें पास तो ओरिजिन से ही कर रही हैं, बट उनके बीच का एंगल अब कितना आ रहा है, 90 डिग्री। दिख रहा है कि नहीं भाई। तो अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो अगर एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है, तो m1 × m2 कितना होगा, -3। इसका मतलब a/b कितना होगा, -1। इसका मतलब a + b की वैल्यू कितनी होगी, 0। a + b का मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² का सम कितना हो जाएगा, 0। अगर पेयर ऑफ लाइन परपेंडिकुलर हैं तो। क्या ये कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं, अरे हाँ या ना। तो अब हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि इफ पेयर ऑफ लाइंस ax² + 2hxy + by² इक्वल टू 0
इस परपेंडिकुलर तो कंडीशन क्या होगी कि कोफिशिएंट ऑफ क्या एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ये सम क्या होना चाहिए 0। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई सब लोग। तो अगर लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनका सम हमेशा क्या होगा 0। कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। क्या ये बात सबको समझ में आ गई भाई। तो अगर a प्लस बी का सम 0 आएगा या किसी क्वेश्चन में लिखा है लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो a प्लस बी का सम हमें क्या कर देना है 0 कर देना है। बात क्लियर हुई बताओ भाई हाँ या ना। समझ गए होगे। क्लियर हो गया भाई। चलिए अब जरा पैरेलल तो हो नहीं सकती है कि नहीं। तो अब हमें दोनों लाइनें क्या करनी है कोइंसाइड करनी है। तो यानी एक लाइन ये रही m1 स्लोप की और दूसरी लाइन इसी के ऊपर m2 स्लोप की आ गई। नहीं समझे। तो अब दोनों लाइनें एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं और एक दूसरे को क्या कर रही हैं कोइंसाइड कर रही हैं। तो अब यानी कि m1 इक्वल टू क्या हो गया बताओ m2। हाँ या ना। यानी कि ये माइनस एच बाई बी के बराबर होगा। यानी जब दोनों लाइनें एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी तो उनका स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा। पहला रिजल्ट जो यूज होता है स्लोप ऑफ लाइन्स उस केस में क्या होगा माइनस एच बाई बी। ये बात समझ पाए कि नहीं। क्योंकि स्लोप होता है ना माइनस एच प्लस माइनस रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी। अरे बताओ। और अगर दोनों लाइनें कोइंसाइड कर रही हैं तो एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्यों 0 हो जाएगी क्योंकि एंगल बिटवीन द लाइंस कितना होगा बताओ भाई 0। 0 डिग्री। और अगर आप यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो। अरे हाँ या ना। तो जैसे ही दोनों लाइनें कोइंसाइड करेंगी तो उनका स्लोप फिक्स हो गया और एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 हो गई। तो ये कंडीशन हो गई कोइंसाइड की। तो इसमें लाइनें पैरेलल हो नहीं सकती तो या तो कोइंसाइड करेंगी या परपेंडिकुलर होंगी या उनके बीच का एंगल थीटा होगा। उसके अलावा एंगल से रिलेटेड और कोई रिजल्ट आप नहीं लगा सकते। मेरे हिसाब से पूरी कहानी क्लियर हुई होगी सबको। कंडीशन क्या लगाई आपने कि अगर ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम कितना होगा 0। बस। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर यही सम उठा के 0 कर दीजिए। तो 3a प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा 0। दिख रहा है सबको। तो ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2 को 0 कर दो। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है -3 प्लस माइनस रूट अंडर हाँ भाई 17। 17/2 आ रहा है क्या। यस सर। तो a की वैल्यू आ रही है -3 प्लस माइनस रूट 17/2 ये आंसर आ रहा है यार। देखो अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। तुम लोग यार इतना टाइम कैसे लगाते हो ये समझ नहीं आया मुझे। भाई ऑब्वियसली लाइन का जो स्लोप है वो m1 एंड m2 है। तो तुरंत हमको दो रिजल्ट मिल गए। m1 प्लस m2 हमें क्या मिल गया बोलो -2h बाई कितना b। और m1 इंटू m2 में कितना मिल गया a बाई b। अरे हाँ या ना बताओ। क्या ये सबको समझ में आता है ये बोलो पहले। अब हमें क्या चाहिए डिफरेंस बिटवीन M1 प्लस M2 में tan थीटा भी होगा। यस सर। अच्छा 2 tan थीटा भी है क्या यहाँ पे। अभी ठीक है। अच्छा ये 2x tan थीटा है। अब m1 m2 की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा रूट अंडर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 होगा कि नहीं ये बताओ। बस सारी वैल्यू रख के केवल सॉल्व करना था। कोई पहुंचा आंसर तक कि नहीं। कोई आंसर तक पहुंचा है कि नहीं भाई। नहीं पहुंचा क्या कोई। ये कैलकुलेशन कोई सॉल्व कर पाया नहीं।
बोलो भाई, किसी ने सॉल्व किया हो, कुछ दिमाग लगाया हो तो बताओ। फोर सेक स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 4 ये आ रहा है। देखिए भाई सब लोग, अरे हाँ या ना, यही आ रहा है तो। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, m1 प्लस m2 क्या होता है, 2h बाई बी होता है। तो 2h की अगर देखो, इस ये गलती से बचने के लिए एक काम किया करो, यहाँ पर a h और b की वैल्यू हर बार लिख लिया करो। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपसे ये गलती नहीं होगी। समझ रहे हो कि नहीं। h की वैल्यू जब लिखोगे तो क्या होगा, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट आ रहा है उसका हाफ कर दोगे। तो जो एक्स वाई का कोफिशिएंट आ रहा है उसका हाफ करोगे तो -10 थीटा आ जाएगा। और b की वैल्यू कितनी आएगी, साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टार्ट करो, m1 प्लस m2 कितना होगा, -2h बाई बी, तो -2h बाई बी। m1 m2 कितना होगा, a बाई बी, तो a बाई बी। अब मॉड ऑफ m1 माइनस m2 लगाओ तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर -4 m1 m2, ये वैल्यू रखी, m1 m2 a और b वाई रख दी। जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। आंसर क्या बचेगा, √4। इसी को आप क्या उठा के लिख देंगे बताइए, 2। हाँ भाई, तो डिफरेंस ऑफ स्लोप 2 आ रहा है। देखो किसी को कोई कंफ्यूजन। हाँ भाई, सबसे पहले तो लाइन की इक्वेशन को अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्या मैं सही लिख रहा हूँ। इसके बाद वाई स्क्वायर तो मेरे हिसाब से कैंसिल ही हो जाएगा, यस सर। 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस 0 × y², कुछ ऐसा आ रहा होगा, देखो जरा। यस सर। तो अगर a Yes. की वैल्यू लिखोगे तो cos 2 अल्फा लिखोगे लिखोगे h की वैल्यू यहाँ से लिखोगे तो क्या लिखोगे, बोलो। माइनस साइन 2 अल्फा बाई 2। कॉस अल्फा, या इसी को लिख दो -sin 2 अल्फा बाई 2। और b की वैल्यू क्या लिखोगे, 0। अब आपको एंगल बिटवीन द लाइन का फॉर्मूला लगाना है, तो टेन थीटा क्या होता है, 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है कि नहीं होता है। यस सर। जैसे ही सारी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, एच एच दिया हुआ है, ए और बी तो 0 ही दिया हुआ है, तो 2√h² कर दो, तो साइन स्क्वायर 2 अल्फा बाई 4 आ जाएगा। और बाई ए प्लस बी करोगे तो cos 2 अल्फा आएगा। तो क्या ये 10 2 अल्फा आ जाएगा, तो इसका यस मतलब सर। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अल्फा। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। सीधा बस उठा के आपको वही एंगल वाला रिजल्ट लगाना था, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। सही है। तो ऑब्वियसली अगर मैं रिजल्ट वाइज चलूँ तो एक लाइन जिसका स्लोप m1, दूसरी लाइन जिसका स्लोप m2 है, तो ये लाइन है y इक्वल टू m1x और ये लाइन है y इक्वल टू m2x। यही तो है सिचुएशन, बताओ भाई। अरे हाँ या ना। तो अगर मैं एंगल बाई सेक्टर की इक्वेशंस बोलूं, तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाई सेक्टर क्या होगा, जरा मुझे कोई सजेस्ट करो। तो अगर मैं लिखूंगा तो m2x माइनस वाई अपॉन √1 प्लस m2² इक्वल टू प्लस माइनस m1x माइनस वाई अपॉन √1 प्लस m1²। एम आई करेक्ट और नॉट, ये बताओ। यही तो होगा, एक प्लस वाला होगा और एक माइनस वाला होगा। दोनों एंगल बाई सेक्टर तो यही होंगे। नहीं समझे। तो ये दोनों कंबाइंड एंगल बाई सेक्टर की। अब हमें एंगल बाई सेक्टर की कंबाइंड पेयर ऑफ एंगल बाई सेक्टर लिखना है, तो उसकी कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है। तो ऑब्वियसली दोनों सेपरेट इक्वेशन लिख के उनको हम आपस में क्या कर दें, बोलो। दोनों अगर हम सेपरेट इक्वेशन लिखें, पहली इक्वेशन तो ये आ जाएगी, अगर हम माइनस साइन ले लेते हैं तो, और दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी अगर हम प्लस साइन ले लेते हैं तो।
देख लीजिए, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर आ रहे हैं, तो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी बताओ, बोलिए जल्दी से। पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में सर मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे हाँ, कोई कुछ कह रहा है। सर ये आपने दोनों को प्लस माइनस के, हाँ सर ठीक है। हाँ भाई, अगर हम दोनों एक प्लस एक माइनस, हाँ। अब अगर हमें पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो क्या करोगे बताओ, दोनों इक्वेशन को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई। तो कुछ इस तरह से लिखा है कि नहीं, a प्लस बी, a माइनस बी, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, m2x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m2 स्क्वायर, और m1x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m1 स्क्वायर। क्या यही आ रहा है, बोलो, देख लो आराम से। अब अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आएगा m2 स्क्वायर 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस 2xy m2 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस का वाई स्क्वायर 1 प्लस m1 स्क्वायर, फिर आओ माइनस m1 स्क्वायर, साथ में एक्स स्क्वायर है, इंटू एक्स स्क्वायर 1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2xy m1 1 प्लस m2 स्क्वायर, और माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर 1 प्लस m2 स्क्वायर। देखो क्या यही आ रहा है। अब अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा बताओ, अंदर बचेगा m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर। अच्छा, अगर हम एक्स वाई कॉमन करेंगे प्लस के साथ तो क्या बचेगा अंदर, m1 प्लस m1 m2 स्क्वायर माइनस m2 माइनस m2 m1 स्क्वायर। फिर अगर हम y स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस m2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ क्या बच रहा है, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, और 2xy के साथ क्या आ रहा है, m1 माइनस m2 और माइनस m1 m2 कॉमन, यहाँ से क्या बच रहा है, m1 माइनस m2। अच्छा, यहाँ से अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2, यहाँ से आ रहा है 2xy m1 माइनस m2 साथ में 1 माइनस m1 m2। अच्छा, m1 m2 के बराबर हो नहीं सकता क्योंकि एंगल बाइसेक्टर के लिए m1 m2 दो डिफरेंट स्लोप होनी चाहिए, ये और ये कैंसिल हो गए। और हमें पता है कि m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 2h/b। हमें पता है कि m1 m2 की वैल्यू कितनी होती है, a/b। बस यही दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं। जैसे ही यहाँ रखोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2h/b इज इक्वल टू 2xy। बोलो भाई, सही लिख रहा हूँ मैं, बोलो। और 1 माइनस a/b आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ रहा है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर a माइनस बी इक्वल टू xy/h। ये आ रहा है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। तो इसका मतलब हमने जो रिजल्ट पढ़ा वो क्या पढ़ा, बोलिए, हमने जो है वो रिजल्ट क्या पढ़ा, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ लाइंस ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। ये किसकी इक्वेशन है? पेयर की। अगर इसमें हमें सेपरेट इक्वेशन निकालनी होगी तो पेयर ऑफ लाइन से सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल देंगे। क्या है पूरा रिजल्ट सबको क्लियर हुआ? ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज होगा क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, जहाँ पे ए का मतलब क्या है भाई? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी का मतलब क्या है? एक्स वाई का कोफिशिएंट, और एच का मतलब क्या है? एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ। ये ध्यान रखिएगा। बस आप ये रिजल्ट डायरेक्ट उठा के लगा दीजिएगा, आपको पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। क्या ये तो कॉन्सेप्ट क्या ये तो कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया है कि नहीं? बोलो। तो बस वही वैल्यू लिख लो। ए की वैल्यू 3 है, एच की वैल्यू माइनस हाफ है, और बी की वैल्यू -2 है। तो सीधा आंसर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई माइनस एच। समझ में आ रहा होगा सबको? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -10xy। तो फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का सम 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं उनके बीच का एंगल हमेशा कितना होता है? बोलो। 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल होता है कि नहीं होता है? तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट जो भी आएंगे इस क्वेश्चन में उनका सम हमेशा 0 आएगा। वो चीज आई रही है। क्या है क्वेश्चन और कैलकुलेशन सबको समझ में आया? नहीं आया? बताओ भाई। क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप चलो तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पेयर ऑफ लाइन आपको दे रखी है, दूसरी पेयर ऑफ लाइन आपको दे रखी है, और कंडीशन ये दे रखी है कि ईच पेयर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन अदर पेयर। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब एक पेयर दूसरे पेयर के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। एक पेयर दूसरे पेयर के एंगल को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ऐसा आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो दोनों लाइनें कैसी हैं आपस में? परपेंडिकुलर तो है। ये तो फील हो ही रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट का सम कितना आ रहा है? 0। तो ये है मतलब जो एक पेयर है वो दूसरे पेयर के एंगल को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर हम किसी एक का एंगल बाइसेक्टर निकालें तो वो दूसरे के दूसरी इक्वेशन के बराबर आ जाना चाहिए ऑब्वियसली। अगर हम इस सेट की बात करें तो इस सेट का एंगल बाइसेक्टर ये सेट होना चाहिए, या इस सेट की बात करें तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये सेट होना चाहिए। हाँ या ना? तो इसका मतलब ईच पेयर से आप क्या समझ रहे हो? इस लाइन से हम क्या समझे? ईच पेयर bisects the angle between the other pair means क्या इसका मतलब हुआ? बताओ कि one pair of equation one pair of straight line is angle bisector of other pair of straight line। मतलब समझे? ये इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि अगर एक पेयर का आप एंगल बाइसेक्टर निकालो तो वो दूसरा पेयर के बराबर आ जाना चाहिए, है कि नहीं? तो अब बस बात हो गई खत्म। तो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर बताइए जरा। पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। देखियो जरा, सही लिख रहा हूं मैं? तो यहाँ से आएगा पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। इसका मतलब पी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस पी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ रहा है। देखो जरा आराम से सब लोग। और यही कॉन्साइड कर रहा है किसको? एक्सक्यूज मी सर। किससे कॉन्साइड कर रहा है ये?
एक्स स्क्वायर माइनस 2q(xy) माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से। हाँ, कोई कुछ कह रहे हो तुम लोग? तो जैसे कॉन्साइड कराओगे तो सारे कोफिशिएंट सेम कर दोगे, तो p/1 2/-2q और माइनस p/1 सेम होना चाहिए, तो तुरंत pq की वैल्यू -1 आ जाएगी। दिखा कि नहीं बताओ, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर एक चीज और समझ लो कि अगर a1x² प्लस 2h1xy प्लस b1y² इक्वल टू 0 कॉन्साइड करता है इसको a2x² प्लस 2h2xy प्लस b2y² इक्वल टू 0 को, तो कंडीशन होती है कि a1/a2 इक्वल टू h1/h2 इक्वल टू b1/b2। ऑब्वियसली कॉन्साइड करने का मतलब हुआ कि पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन एकदम सेम होगी ना, और पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन एकदम सेम कब होगी? जब सारे कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा, है कि नहीं? तो ये भी आप रिजल्ट इसमें यूज किया है। अब बताओ, तो ईच पेयर ऑफ लाइन अगर दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो कंडीशन क्या होगी? ये समझ में आ गई सबको? हाँ, तो आइए जरा, मेरा पहला सवाल, अगर ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करती है तो लाइनें कैसी होंगी? बताओ सोच के बताइए। ओरिजिन से नहीं करेंगे। हाँ, मतलब दोनों लाइनें ओरिजिन से पास नहीं करेंगी ना? बोलो। यस। अगर ये पेयर ऑफ लाइंस होगी तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू m1x प्लस c1 या y इक्वल टू m2x प्लस c2, यही तो होंगी दोनों लाइनें, बताइए। अगर इसमें 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस का रोल है तो दोनों लाइनें कुछ ऐसी होंगी। अरे हाँ या ना? ओरिजिन से तो वो पास नहीं कर रही होंगी दोनों लाइनें, एक लाइन कर सकती, दोनों नहीं कर सकती। यानी कि अगर हम ऐसे समझे कि y जो है वो x का फंक्शन होगा, y जो है वो x का लीनियर फंक्शन होगा, ये बात हम सभी को समझ में आती है। y जो है वो x का लीनियर फंक्शन होगा, तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कब करेगी? जब y x में लीनियर फंक्शन आएगा। तो यानी कि कंडीशन भी यही सोचनी है कि y x में लीनियर फंक्शन आ जाए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? चलिए फिर, इसका मतलब by² प्लस y कॉमन करो, 2hx प्लस 2g। मेथड ये देखिएगा क्योंकि ये मेथड इंपॉर्टेंट है। ax² प्लस 2gx, एक सेकंड, 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमने y में क्वाड्रेटिक बना ली। अब यहीं से अगर हम y निकालें तो y क्या आ रहा है बताओ? -2hx प्लस 2f, दिख रहा है कि नहीं सबको? प्लस माइनस रूट अंडर 2hx प्लस 2f का होल स्क्वायर माइनस 4b ax² प्लस 2gx प्लस c और डिवाइडेड बाई 2b। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अच्छा, अब हमने क्या कहा? अगर ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो y x का लीनियर फंक्शन होना चाहिए, y में मतलब x में y का लीनियर फंक्शन आना चाहिए। क्या अभी ये एक्सप्रेशन लीनियर आ रहा है? भाई इतना बड़ा रूट आ रहा है ना। अब रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। अगर ये क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर होगी, अगर ये क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर होगी तो रूट हटेगा। अगर रूट हटेगा तो x का लीनियर रिलेशन आएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन कब रिप्रेजेंट करेगी? जब इस रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होगी? सोचो, परफेक्ट स्क्वायर। ये बात समझे कि नहीं? फॉर पेयर ऑफ लाइंस कंडीशन क्या है बताओ मुझे, बोलो। hx प्लस f का होल स्क्वायर माइनस b ax² प्लस 2gx प्लस c इस परफेक्ट स्क्वायर। क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर है? ये बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं बताओ भाई? अरे हाँ या ना जवाब दो मुझे। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो h² माइनस ab सही है, और x कॉमन करोगे तो आएगा 2hf माइनस
माइनस 2bg एंड एफ स्क्वायर माइनस bc, ये होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। आप सोच के बताओ, क्या ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है? कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? बोलिए, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? ग्रेटर जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है। याद आया कि नहीं, बताओ। यस मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस परफेक्ट स्क्वायर, ये कब होता है भाई? डी जब ऑब्वियसली जब इसके रूट्स कैसे हो जाते हैं इक्वल, और रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 0। ये कंडीशन हम इसमें यूज करने जा रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो बस अब इसका डिस्क्रिमिनेंट उठा क्या कर दो? 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा बताओ जरा? 2hf माइनस 2bg का होल स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर माइनस ab एफ स्क्वायर माइनस bc इज इक्वल टू 0। जरा 0 करो तो 4 तो कॉमन लेके हटा ही दो, क्या बचा? एच स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जी स्क्वायर और माइनस 2hf जी बी, फिर माइनस एच स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बी सी और प्लस ए बी एफ स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर सी इक्वल टू 0। एच स्क्वायर एफ स्क्वायर कैंसिल, पूरे से बी कॉमन लेके हटा दो, अंदर क्या बचेगा? बोलिए। बी जी स्क्वायर माइनस 2fgh, देखते जाइएगा, सी एच स्क्वायर ए एफ स्क्वायर माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। देखिए जरा ध्यान से। अच्छा, बी 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या 0 होगा? ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन कब रिप्रेजेंट करेगी? जब ये वैल्यू 0 होगी। कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ या ना बोलो। यानी कि पहला रिजल्ट जो हमारे सामने आया यस वो सर। कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस व्हेन, कब? जब ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर क्या होना चाहिए? 0। समझ गए? इसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं डेल्टा। तो ये इक्वेशन जब पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगी, जब ये डेल्टा वाला एक्सप्रेशन क्या आएगा? 0। अगर ये डेल्टा वाला एक्सप्रेशन 0 नहीं आएगा तो ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। क्या ये बात सब लोग समझ रहे हो? बोलिए, समझ गए कि नहीं? अब इस यार ऑब्वियसली अब समस्या तो हमारे सामने ये है ना कि हम ये डेल्टा वाला एक्सप्रेशन दिमाग में रखेंगे कैसे ना? बोलो। तो उसके लिए ऐसे समझ लो, ए बी सी एफ जी एच। ए का मतलब समझते हो? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। सी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। एफ का मतलब वाई के कोफिशिएंट का हाफ। जी का मतलब एक्स के कोफिशिएंट का हाफ। एच का मतलब एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ। ये आप सारे कोफिशिएंट लिख लेंगे। लिख लेंगे कि नहीं बताओ? लिख लिए? आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ए बी सी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई होके पहला एक्सप्रेशन बन गया। बोलो। इसके बाद
सेकंड नंबर पे FGH मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, तो ABC प्लस 2FGH दोनों बन गए। इसके बाद आओ A इंटू एफ स्क्वायर, B इंटू जी स्क्वायर, C इंटू एच स्क्वायर, ये सारे माइनस के साथ लिख दो। तरीका समझे कि नहीं? डेल्टा लिखने का क्या होता है, सबसे पहले ABC मल्टीप्लाई, फिर 2FGH, फिर A के साथ एफ स्क्वायर, B के साथ जी स्क्वायर और C के साथ एच स्क्वायर, इसी को जीरो कर देंगे तो ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगी। सबसे पहले ABC और FGH लिख लेंगे सब लोग, फिर ABC मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 टाइम्स ऑफ FGH मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A एफ स्क्वायर, B जी स्क्वायर, C एच स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। दिख रहा है कि नहीं कैसे ये एक्सप्रेशन दिमाग में रखना है? बोलो हाँ या ना। और जब ये एक्सप्रेशन जीरो होगा तो ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। क्यों? क्योंकि तब ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा, और जब ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा तब y x का लीनियर फंक्शन आ जाएगा। इसीलिए ये कंडीशन बनाई गई है। क्या ये बात यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ऐसे भी पूछा जा सकता है, वो मैं बता देता हूँ। मतलब इसी कंडीशन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c written as product of two linear factor, then obviously अगर हम इसको दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे तो ऑब्वियसली ये दो लाइनों के प्रोडक्ट को ही तो रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा? पेयर ऑफ लाइन को। तो यानी कि ये एक्सप्रेशन पेयर ऑफ लाइन को कब रिप्रेजेंट करता है? जब ये डेल्टा जीरो होता है। और अगर ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है तभी हम इसको प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर में लिखते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो उसकी भी कंडीशन क्या हो गई? बोलो, सेम यही वाली हो गई कि नहीं हो गई? डेल्टा इज इक्वल टू 0। बस, तो इसी डेल्टा को इस कंडीशन के लिए भी जीरो कर देंगे अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा गया तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है ना थ्योरी पैकेज, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर की कंडीशन आपसे पूछी गई। तो ये ऐसे भी कई जगह पूछा जा सकता है आपसे। तो दोनों बातों का मतलब सेम है, दोनों में कहीं कोई डिफरेंस नहीं आ गया है। समझ में आया? दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना मतलब पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना, पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करना मतलब ये डेल्टा जीरो होना। तो क्या करोगे? सबसे पहले वही वैल्यू लिख लेते हैं, ए बी सी एफ जी एच। बताओ ए कितना है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। बी कितना है? वाई स्क्वायर कोफिशिएंट। सी कितना है? कांस्टेंट। एफ मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई बाई 2। जी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2। एच मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई बाई 2। समझ गए कि नहीं भाई? सारी वैल्यू समझ में आ रही सबको? बोलो। Yes. अब अगर ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब कंडीशन क्या पढ़ी है हमने? डेल्टा। डेल्टा मतलब ए बी सी 2FGH AF स्क्वायर BG स्क्वायर और CH स्क्वायर, ये जीरो होना चाहिए। अब ABC का मतलब 360 लैम्डा हुआ कि नहीं? फिर 2FGH का मतलब कितना हो गया? 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या ये 55 इंटू 21 हो गया? माइनस A इंटू एफ स्क्वायर हो गया, माइनस B इंटू जी स्क्वायर हो गया, बोलते जाना, माइनस C इंटू एच स्क्वायर हो गया। अरे हाँ या ना? इसी को सॉल्व करके लैम्डा बताइए कितना आ रहा है, सोच के बताओ। अच्छा, अब 1 बाई 1 देखना। अगर C जीरो हो जाए तो इसका मतलब एक लाइन y इक्वल टू m1x प्लस C1 होगी, बट जो दूसरी लाइन होगी वो क्या होगी? m2x। मतलब एक लाइन ओरिजिन से पास कर रही होगी अगर C जीरो है। अच्छा, आप सोच के जरा जवाब देते जाना। अगर A जीरो हो जाए मतलब x स्क्वायर ही हट जाए तो अभी भी तो दो लाइनें रिप्रेजेंट करेंगी, बट x स्क्वायर का टर्म नहीं आएगा। हाँ या ना? अब जरा दिमाग लगाना,
और सोच के जवाब देना। ये जो दो लाइनें देती हैं वो होती हैं y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन हैं तब ये abc सारे कोफिशिएंट लेगा कि नहीं। अब हमने कहा कि एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आ रहा है, हमने कहा कि एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब किसी एक लाइन से एक्स का टर्म हटना चाहिए। अगर किसी एक लाइन से एक्स का टर्म हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म कभी नहीं आएगा। सोच के जवाब देना, अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब अगर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो एक लाइन तो y इक्वल टू m1x प्लस c1 है, बट दूसरी लाइन सिर्फ y इक्वल टू c2 है, उसमें x नहीं है। मतलब एक लाइन किसके पैरेलल है, एक लाइन किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। अच्छा रिवर्स में आओ, अगर b 0 होगा तो क्या होगा, अगर b 0 होगा तो y स्क्वायर नहीं आएगा ना, और अगर y स्क्वायर नहीं आएगा तो किसी एक लाइन से क्या मिसिंग होना चाहिए, y मिसिंग हो जाना चाहिए, हाँ या ना। इसका मतलब एक लाइन x इक्वल टू लैम्डा हो जानी चाहिए, यानी कि अब कंडीशन क्या होगी कि भाई एक लाइन y इक्वल टू m1x प्लस c1 होगी, बट दूसरी लाइन x इक्वल टू कांस्टेंट c2 आएगी कि नहीं। सोच के जवाब दो भाई, अरे हाँ या ना, समझे कि नहीं। अब अगर a और b दोनों मिसिंग हो जाएं, सोचो अगर a और b दोनों ना हो तो भी तो ये पेयर ऑफ लाइन हो सकती है ना। अब कौन सी दो पेयर ऑफ लाइन होगी, मतलब अब एक्स स्क्वायर भी नहीं होगा, वाई स्क्वायर भी नहीं होगा, हाँ या ना। इसका मतलब किसी एक लाइन में एक्स नहीं होना चाहिए और किसी दूसरी लाइन में वाई नहीं होना चाहिए, यानी अब जो लाइनें होंगी वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होंगी कि नहीं। क्या ये पूरा एनालिसिस समझ में आया कि नहीं। तो कब क्या जीरो होने पर आप कैसी लाइनों के बारे में सोचेंगे, ये बात दिख रही है सबको कि नहीं, बस ये मुझे जवाब दो, बोलो कब क्या जीरो होने पर आप कैसी लाइनों के बारे में सोचेंगे, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं। मुद्दे की बात ये समझाओ मुझे, अरे हाँ या ना। कैसे ऐसा सोच रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो। सर एक बार ब्रीफ बता दीजिए फिर से। नहीं जैसे क्या क्या चीज नहीं सब कनेक्ट हुई वो बताओ ना, वही बताना शुरू करो। सर ये आप फॉर्म कैसे कर रहे हैं कि मतलब अगर ये चीज जीरो हो रही है तो उसे हटा दें। अगर ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करती तो दोनों लाइनें ये वाली फॉर्म में होती कि नहीं, ये जनरल अगर यस सब कुछ है। अब आओ, अगर जीएफसी सब जीरो हो गया तो इसका मतलब सर जो एक्स और वाई नहीं आना इंटरसेक्शन चाहिए, यानी C1 C2 origin नहीं। इसका मतलब दोनों लाइनें ओरिजिन से पास करनी चाहिए, दिखा कि नहीं बताओ, अरे बोलो यार। यस सर। अब अगर C 0 हो जाए तो इसका मतलब कम से कम एक लाइन तो ओरिजिन से पास करनी चाहिए ना, क्योंकि दोनों कर नहीं सकती, तब यस C कांस्टेंट कभी नहीं आएगा। अगर C हटा दो यहाँ से तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कांस्टेंट टर्म कभी नहीं आएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो तभी आता है ना जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। यस सर। अच्छा अगर A 0 हो गया तो X हट गया। अब यहाँ से इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे और हमने कहा एक्स स्क्वायर नहीं आना चाहिए, तो इसका यस सर मतलब किसी समझ गया। एक में x नहीं होना चाहिए, तो एक लाइन y इक्वल टू m1x प्लस c1 होगी और दूसरी लाइन y इक्वल टू c2 होगी, मतलब x एक्सिस के पैरेलल। दिख रहा है अब। यस सर समझ गया। अच्छा अगर b 0 हो जाए, मतलब इक्वेशन में b ना हो, तो वाई हट तो जाएगा। तो इसका मतलब किसी एक लाइन से y हट जाना चाहिए, तो यानी एक लाइन तो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में होगी, दूसरी लाइन क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा अगर a और b दोनों हट गए तो यस इसका तो मतलब x किस एक लाइन से x हट जाए, एक लाइन से y हट जाए, तो यानी एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल, एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल, तब इक्वेशन होगी। तो ये मतलब इसके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं हो सकती है, इसके अलावा पेयर ऑफ लाइन में और कोई सिचुएशन नहीं हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई। इसके अलावा पेयर ऑफ लाइन में और कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकती। यही वो मैक्सिमम सिचुएशन है जो आप देखकर चीजें ऑब्जर्व करेंगे। अगर किसी में ए नहीं है और ये पेयर ऑफ लाइन है तो ऑब्वियसली आप तुरंत क्या बोलोगे, भाई एक लाइन हमेशा किसके पैरेलल आनी चाहिए, एक्स एक्सिस के। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। ये बात मैंने एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपको बताया कि क्या जीरो होने पर क्या होगा। बोलो कोई, हो गया, चलिए।
separate equation of lines from pair of lines ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू 0। इससे हम सेपरेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम ये डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज का जवाब देना, अगर ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन है तो y में अगर आप क्वाड्रेटिक लिखोगे और ये पेयर ऑफ लाइन है तो ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो ये इक्वेशन कभी पेयर ऑफ लाइन होगी नहीं। अगर ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन है तो ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो बस हम y में क्वाड्रेटिक लिख के सीधा सॉल्व कर लें। बोलो भाई हाँ या ना। y में क्वाड्रेटिक लिख के सीधा सॉल्व कर लो। भी ऐसी सिचुएशन आएगी तुरंत आप एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बना लो जरा क्वाड्रेटिक। तो 2y स्क्वायर प्लस y 3x माइनस 11 बना लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अच्छा, चूंकि ये पेयर ऑफ लाइन है तो रूट के अंदर का पोर्शन परफेक्ट स्क्वायर होना ही चाहिए। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालो, तो माइनस 3x माइनस 11 प्लस माइनस रूट अंडर 3x माइनस 11 का होल स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और होल डिवाइडेड बाई 4। अब y कितना आ रहा है, माइनस 3x माइनस 11 प्लस माइनस रूट अंडर 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर 66 माइनस का 2x और 121 माइनस 120 प्लस का 1। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। आया कि नहीं भाई परफेक्ट स्क्वायर, बताओ। डिवाइडेड बाई 4। अब एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस, तो माइनस 3x प्लस 11 प्लस x माइनस 1/4 और एक बार क्या ले लो, माइनस 3x प्लस 11 माइनस x प्लस 1/4। तो एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी कितनी, माइनस 2x प्लस 10/4 मतलब माइनस x प्लस 5/2। इसका मतलब x प्लस 2y इक्वल टू 5। देखो क्या सही लिखा है मैंने। दूसरा आएगा माइनस 4x प्लस 12/4 मतलब माइनस x प्लस 3। दूसरी इक्वेशन आएगी x प्लस वाई इक्वल टू 3। देखो ये दोनों लाइनें आ रही, हाँ या ना। यस सर। समझ में आया कि नहीं पेयर ऑफ लाइन Yes, कैसे। sir. आप आराम से क्वाड्रेटिक बना लोगे और सीधा सिंप्लीफाई करते चले जाओगे। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अच्छा, अब मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें एक्स स्क्वायर ना दिया हो तो क्वाड्रेटिक किस में बनाओगे। अगर एक्स स्क्वायर ना दिया हो, सॉरी वाई स्क्वायर ना दिया हो भैया, तो क्वाड्रेटिक किस में बना लोगे, एक्स में बना लोगे कि नहीं, हाँ या ना। और अगर एक्स और वाई दोनों ना दिए हो तो तब तो सीधा इसको फैक्टराइज कर लोगे। कर लेंगे कि नहीं बताओ। तो अल्टीमेटली पेयर ऑफ लाइन निकालने का यही तरीका। अच्छा, ये डाउट लेना नहीं कभी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया और लिखा है पेयर ऑफ लाइन की सेपरेट इक्वेशन बताओ तो आपका कैलकुलेशन गड़बड़ है। समझ में आया, क्योंकि बिना ये परफेक्ट स्क्वायर आए ये पेयर ऑफ लाइन हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये पेयर ऑफ लाइन ही तब होगा जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज ये कभी पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं। तो जो कंडीशन हमने पेयर ऑफ लाइन की पढ़ी है वो पढ़ी इसी वजह से है। तो क्या हम अब सेपरेट इक्वेशन निकाल लेंगे, ये बताओ। तो क्या हम अब Yes. पेयर ऑफ लाइन की सिचुएशन में सेपरेट इक्वेशन निकाल लेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो। हर बार आप सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन की इक्वेशन निकाल के लिख लेंगे कि नहीं, बोलो भाई। अरे बताओगे। यस सर। गुड। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो देख लो, जनरली लिखा नहीं मिलता है आपको। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी एक्स वाई प्लस डी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट
पेयर ऑफ लाइन, तो ABCD का रिलेशन क्या होगा बताओ। अगर ये पेयर ऑफ लाइन का को रिप्रेजेंट करेगा तो ABC का रिलेशन क्या होगा बोलो। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, सही है ना, तो यहाँ पर A0 दिया हुआ है, B0 दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, दिख रहा है कि नहीं। F क्या दिया हुआ है, F क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ y/2, G क्या होता है x/2, देखते जाना, और H क्या होता है xy/2। क्या ये बात सभी लोग समझे। अच्छा, अगर ये रिप्रेजेंट करता है तो डेल्टा हमेशा 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे ही डेल्टा को 0 करोगे तो ABC, हाँ या ना बोलो, प्लस 2FGH। जैसे ही 2FGH करोगे तो ABC बाई कितना आ जाएगा 4, दिख रहा है कि नहीं। AF स्क्वायर 0, BG स्क्वायर 0, माइनस CH स्क्वायर आएगा कि नहीं, अरे हाँ या ना, इज इक्वल टू 0, यानी कि ABC इक्वल टू DC स्क्वायर आएगा। इसका मतलब D की वैल्यू क्या होगी AB/C। अरे हाँ या ना, ये समझे कि नहीं बताओ, बोलो भाई, समझे कि नहीं। तो ये पेयर ऑफ लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, जब D की वैल्यू AB/C होगी। ये ध्यान रखिएगा बस। ऐसा क्यों होगा, ये बात आप समझ में आ रही होगी आपको, बोलो भाई। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2x माइनस 3y प्लस 5xy प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन को। तो लैम्डा कितना होगा बताओ। -6/5। तो लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा क्या होता है AB/C। अरे हाँ है ना, यस सर। ABC दिख रहा है कि नहीं। तो -6/5 होना चाहिए। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। या तो No. आप ये रिजल्ट ऐसे याद रखना, या ये कंडीशन है ही आपके पास, ये लगा के आप हर बार ये रिजल्ट लिख देना। नहीं समझ रहे हो बात, ये तो मैंने जस्ट आपको एक फॉरसेक बता दिया कि D की वैल्यू अगर AB/C रखोगे तो काम हो जाएगा। बोलो, मतलब बहुत जगह इसको याद रखने का तरीका ये होता है, बताऊं मैं, मतलब कई जगह कई कंडीशन दी होती है, जैसे AX प्लस BY प्लस CXY प्लस D, मतलब इन दोनों के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट और इन दोनों के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। समझ गए। नहीं समझे, समझ गया। मतलब ये अगर पेयर ऑफ लाइंस हैं देन प्रोडक्ट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट किसका, x y एंड कांस्टेंट, ये सेम होना चाहिए। ऐसे भी समझ सकते हो, दिख रहा है कि नहीं, तभी तो आया CD इक्वल टू AB। बोलो भाई, नहीं समझे। तो ये चीज आप ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो कि x और y के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट एक्स वाई और कांस्टेंट का प्रोडक्ट सेम होगा तो ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये थोड़ा स्पेशल केस है इसलिए मैंने अलग से बता दिया। तो क्या अब हम पेयर ऑफ लाइन की कंबाइंड इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशन निकाल सकते हैं।